अब ये जो टॉपिक दे रहा हूँ ये प्रतिवेदन को लेकर दिया है मैंने। तो प्रतिवेदन को लेकर प्रश्न जो है वो दिया गया है, एक सर्वेक्षण आधारित प्रतिवेदन के लिए किन बातों का होना अनिवार्य है। प्रतिवेदन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या अभिप्राय है, वर्तमान में कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर प्रतिवेदन तैयार किया जा सकता है। दो प्रश्न बोल दिए, इन दो प्रश्नों से संबंधित कुछ बातें बोलूंगा और प्रतिवेदन को लेकर मैंने नोट्स यहाँ पर लिख दिए। चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले प्रतिवेदन, अंग्रेजी में रिपोर्ट कहा गया इसको, हिंदी में रिपोर्ट या हिंदी में प्रतिवेदन अलग है, अंग्रेजी में रिपोर्ट अलग है। पर क्या करें कि है ना, अगर अंग्रेजी में जब पूछा जाता है तो उसको रिपोर्ट ही बोला जाता है, प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट, पर हिंदी में प्रतिवेदन एक अलग ही अर्थ रखता है। तो मैंने लिखा है प्रतिवेदन अंग्रेजी में रिपोर्ट के लिए किया जाता है। प्रतिवेदन को विवरण, संवाद, सूचना, रपट, अफवाह आदि नामों से समझा जाता है, अन्य अर्थों से भी लिया गया है, परंतु हिंदी में अर्थ अलग है, ये याद रखना। यानी प्रतिवेदन को क्या विवरण, संवाद, सूचना, रपट, अफवाह आदि के नाम से जाना जाता है, पर हिंदी में प्रतिवेदन अलग है, समझा जरूर जाता है पर अलग है। क्यों अलग है तो बताया जाता है। अर्थात जैसे पुलिस द्वारा दर्ज रपट है, महत्वपूर्ण समाचार है, सूचना है, संवाददाताओं द्वारा समाचार पत्र में ना जो सूचना उपलब्ध कराई गई है, दूरदर्शन के माध्यम से जो सूचना प्रस्तुत की गई है, वो भेजी गई समस्त सूचनाएं, समाचार, रिपोर्ट है, इन्हें प्रतिवेदन नहीं कहेंगे। अब समझा जाता है इसलिए इन चीजों को लिखा गया है कि प्रतिवेदन अबाउटली यही है, पर रियल में प्रतिवेदन इन्हें नहीं बोलेंगे। प्रतिवेदन का सही मायने में जो अर्थ है वो आपको है ना अर्थ मानक हिंदी कोश और बृहत हिंदी कोश के अंतर्गत बताया गया है। तो हिंदी में जब आप मानक हिंदी कोश का अनुसरण करेंगे तो उसमें जो इसकी डेफिनेशन दी गई, परिभाषा दी गई है, वो ये है किसी कार्य, घटना, तथ्य, योजना आदि के संबंध में। देखो क्रिया अलग है, यहाँ पर भी यही चीजें तुम्हें नजर आ रही होंगी। हाँ जी, सूचना है, रपट है, संवाद है, तो वैसे ही है ना, यहाँ पे कार्य है, घटना है, तथ्य, उससे संबंधित जानकारी पदेगा। किसी कार्य, घटना, तथ्य, योजना आदि के संबंध में छानबीन करना, पूछताछ करना, इनको करने के उपरांत तैयार किया हुआ विवरण जो किसी बड़े अधिकारी के पास भेजा जाता है। यहाँ पर 3 वर्ग हैं। सबसे पहले ये वे एक्टिविटीज हैं जो होती हैं, इन एक्टिविटीज से संबंधित हम क्या करते हैं, छानबीन, जांच करते हैं और सही मापदंड से उससे संबंधित सूचना एकत्रित कर लेते हैं और एकत्रित की गई सूचना का विवरण तैयार करने के उपरांत अधिकारी के पास भेज देते हैं। यही प्रोसेस जो है वो प्रतिवेदन कहलाता है। ये पूरा प्रोसेस प्रतिवेदन है, ये बताया गया है मानक हिंदी कोश के द्वारा। जैसा ये लिखा गया है ठीक ऐसा ही लिखना है, इसमें कोई एक शब्द को भी बढ़ाना या घटाना नहीं है। अब बात आती है बृहत हिंदी कोश में क्या कहा गया है। मानक हिंदी कोश का याद कर लीजिए, बृहत हिंदी कोश में सेम ही लिखना है, सिर्फ ये जो है ना लिखा है ना, विवरण को किसी बड़े अधिकारी के पास भेजा जाता है, किसी बड़े अधिकारी के पास भेजा जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, किसी अधिकारी या सभा आदि के सामने प्रस्तुत करना होता है। बस इतना फर्क आ गया। तो सिर्फ यही लाइन जो है ना, इसमें लिखा है किसी बड़े अधिकारी को भेजा जाता है, इसमें किसी बड़े अधिकारी या सभा के सामने प्रस्तुत करना होता है। इतना बस ये चेंज कर देना है। ये बृहत हिंदी कोश में दी गई प्रतिवेदन की परिभाषा या अर्थ होता है और ये मानक हिंदी कोश में दिया गया अर्थ ये होता है। इस प्रकार से रियल में प्रतिवेदन क्या है, प्रतिवेदन का सही मायने में अर्थ क्या है, वो ये है। अगर इनडायरेक्टली तरीके से प्रतिवेदन को समझने की जो प्राथमिकता दी गई है तो उसमें यही बोला गया है कि अक्सर हम क्या करते हैं, अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द को ही प्रतिवेदन के रूप में समझा जाता है। प्रतिवेदन को विवरण, संवाद, सूचना, रपट, अफवाह आदि के नामों के अर्थों में भी लिया जाता है, परंतु हिंदी में इसका अर्थ अलग है। क्यों अलग है, ये 2 लाइनें दे दी गई है। चलिए, ये तो प्रतिवेदन से संबंधित परिभाषा हो गई जिसके बारे में आपको ये लिखना है। पर कुछ 2 लाइनें और मैंने इसमें डाली है, वो क्या बताती है, देखिए। प्रतिवेदन के लिए ये भी शब्द यूज किए गए हैं, आख्या, अभ्यावेदन और रिपोर्ट। आख्या,
अभ्यावेदन और रिपोर्ट आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है, परंतु परंतु राजभाषा के अंतर्गत इन सभी शब्दों में से प्रतिवेदन को ही मान्यता दी गई है। इसलिए इन वर्डों को हटा के, इन शब्दों को हटाकर अब इसकी जगह पे प्रतिवेदन ही मान्यता प्राप्त शब्द है प्रतिवेदन के शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत। और इसका अर्थ क्या होता है प्रतिवेदन का, तो उन्होंने इसका अर्थ संक्षेप में बताया है, सामने से जानना। तो इसमें ये इतना लिखेंगे। तो जी कुल मिला के है ना, प्रतिवेदन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, उसका मैंने विवरण दे दिया है। अब बात आती है प्रतिवेदन के तत्व क्या है। प्रतिवेदन का तत्व, अरे तत्व के बारे में हम लिखेंगे। तो देखिए प्रतिवेदन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है। प्रतिवेदन की पूरी संरचना में विभिन्न स्तर आते हैं। इन स्तरों पे क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं उनके बारे में लिखना ही इसके तत्व कहलाते हैं। वो एक्टिविटीज देखो, पहला क्या होता है, प्रतिवेदन तैयार करने के लिए हमें विषय चाहिए। अगर विषय ही नहीं होगा तो प्रतिवेदन का निर्माण प्रारंभ ही नहीं हो पाएगा। विषय, और विषय की कोई सीमा नहीं है। यानी प्रतिवेदन लिखने के लिए आप विषय चुनना चाहते हैं तो ये एक जटिल काम है। आप कौन सा विषय चुन रहे हैं, या उस समय तत्काल आपके समक्ष कौन सा विषय आया है, ये एक अलग तरीका हो सकता है। परंतु कह दें कि विषय नहीं मिलेगा, नहीं, विषय इतने हैं अनलिमिटेड यानी इनफिनाइट है। यहाँ पे बोला गया है विषय, इनकी कोई सीमा नहीं है। उदाहरण के रूप में दंगा फसाद को लेकर, जल विवाद को लेकर, दो राज्यों के बीच में मतभेद को लेकर, राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके बीच में है ना सामाजिक अनुबंध को लेकर, या फिर कुछ अन्य विषय लेकर, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से कई प्रकार के विषय आ सकते हैं, इन विषयों पर लिख सकते हैं। तो विषय सबसे पहला तत्व है किसी प्रतिवेदन को प्रारंभिकरण करने के लिए, और इनकी कोई सीमा नहीं है, इन्हें किसी भी रूप में लिया जा सकता है। अब बात आता है व्यक्ति और समिति। यहाँ पे बोला गया है ना इसमें कि बृहत हिंदी कोश में क्या परिभाषा दी गई है, किसी अधिकारी या सभा के सामने प्रस्तुत करना। तो ये पता चलता है किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, उसका विवरण तैयार किया जाता है, या फिर उस प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए, उस विवरण को प्राप्त करने के लिए क्या है ना, दो या दो से अधिक लोगों का एक समूह भी कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, किसी व्यक्ति या समिति का होना। पहले विषय अगर चुन लिया गया तो विषय पे विवरण तैयार करने के लिए किसी व्यक्ति, कोई एक सिंगल व्यक्ति या फिर ना व्यक्तियों का एक समूह उस पर है ना अपना कार्य करेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे अच्छा कुशल, अगर समिति है तो उनमें भी है ना कोई एक व्यक्ति विशेष जो होता है वो अच्छा जानकारी रखने वाला, कुशल और गुणवान होता है। उसे है ना प्रतिवेदन तैयार करने की समस्त इकाइयों की बारीकी से जानकारी होती है। ऐसे व्यक्ति विशेष को क्या अध्यक्ष बनाया जाता है, उसमें अध्यक्ष होता है, वो एक कुशल जानकार होता है और विभिन्न दृष्टिकोण, विभिन्न आयामों से उस विषय पर लिखने के लिए अपना दृष्टिकोण अपनाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति और समिति इसका दूसरा तत्व है जो अहम भूमिका निभाती है। तीसरा तत्व जो आता है वो होती है समय सीमा। इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है, जैसे इन सबको समझने के लिए मैंने कुछ ना कुछ पॉइंट्स डाल दिए हैं जिससे उन्हें समझा जा सकता है। समय सीमा के लिए मैंने इसलिए नहीं लिखा, ये एक छोटा सा टॉपिक है और गहराई से समझा जाए तो बहुत कुछ इसमें लिखा जा सकता है। देखो याद रखना है, इसकी एक समय सीमा होती है। किसी प्रतिवेदन को अगर तैयार कर रहे हैं और आप उसमें समय सीमा जैसे तत्वों को विद्यमान नहीं करेंगे तो आपका प्रतिवेदन का कोई मायने नहीं रहेगा। उदाहरण के रूप में शीतकालीन समय चल रहा है और शीतकालीन समय में शीतकाल से बचने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर है ना कोई प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं, और वो प्रतिवेदन जब तैयार हुआ ना तो ग्रीष्म काल आ गया है। अब उस प्रतिवेदन को अगर हम प्रसारित भी कर देते हैं तो ग्रीष्म काल में उस प्रतिवेदन का क्या 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 वैल्यू रहेगी, या फिर उस प्रतिवेदन की क्या भूमिका होगी, क्योंकि उस प्रतिवेदन की तो जरूरत शीतकाल से संबंधित विवरण देने से थी, तो शीतकाल में ही उसको उपलब्ध कराना था। इसलिए समय से पहले किसी प्रतिवेदन को अगर तैयार कर रहे थे उसमें समय की सीमा होती है, उस समय सीमा से पहले है ना उसे उसी समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है। तो इसका तीसरा तत्व समय सीमा। अब इसका चौथा तत्व आता है तत्व संबंधी जानकारी।
किसी विवरण को अगर आप तैयार कर रहे हो, उस विवरण से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए उससे संबंधित तत्वों को भी देखना होता है, तो उन्हें तत्व संबंधी जानकारी कहते हैं। जैसे कोई एक विवरण तैयार कर रहे हैं, हमें है ना कुछ चित्रों की जरूरत होगी, कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी, कुछ आंकड़ों की जरूरत होगी, किसी के द्वारा उपलब्ध जानकारियों की जरूरत होगी, तो ये सारे तत्व होते हैं। अगर ये प्राप्त होंगे तो ये हमारा है ना तत्व संबंधी जानकारी में होता है, जिससे कि हम अपना विवरण या प्रतिवेदन कुशलता पूर्वक सर्वाधिक जानकारी से युक्त रूप में उसका विवरण या तैयार कर सकते हैं, विवरण दे सकते हैं या तैयार कर सकते हैं। अब आता है तुम्हारा सबसे आखिरी तत्व जिसे हम कहते हैं प्रतिवेदन का आखिरी तत्व है प्रतिवेदक द्वारा सिफारिश अथवा निजी अभिमत। तो निजी अभिमत क्या है, सोचिए, यहाँ पर प्रतिवेदन व्यक्ति और समिति द्वारा है। अगर कोई एक विशेष व्यक्ति पर्सनली अगर किसी प्रतिवेदन का निरूपण कर रहा है तो वो तो निजी अभिमत देगा, ठीक है ना, यानी कि उसे अच्छी तरीके से अपनी तरफ से जांच परख के उसे पूर्ण रूप प्रदान करेगा। अगर वो है ना समिति द्वारा होता है तो प्रतिवेदकों द्वारा उसकी सिफारिश की जाएगी। उदाहरण के रूप में सपोज डेट है ना कोई एक प्रतिवेदन तैयार किया गया और वो एक समिति या सभा के द्वारा उसका निरीक्षण किया जा रहा है और प्रतिवेदन तैयार करने के बाद उसमें कोई ऐसी है ना प्रक्रिया या फिर ऐसी है ना प्रविष्टि दर्ज की जा रही है जिसमें है ना कुल 4 लोगों में से 3 लोगों की तो सहमति है पर किसी एक की सहमति नहीं है, तो प्रतिवेदन पूर्ण रूप कैसे प्राप्त करेगा। तो उसमें भी है ना सहमति अनिवार्य है। तो इसमें मैंने है ना ब्रैकेट में डाल दिया है कि किसी एक का मत से अलग नहीं होना चाहिए। ये भी है ना एक तरीके से क्या है प्रतिवेदक द्वारा सिफारिश अथवा निजी अभिमत के रूप में देखा जाता है। तो तत्व आपके प्रतिवेदन में आ गए हैं विषय, प्रसंग विशेष और व्यक्ति समिति, समय सीमा, तत्व संबंधी जानकारी और प्रतिवेदक द्वारा सिफारिश अथवा निजी अभिमत। ये आपका है ना पूर्ण रूप से मैंने प्रतिवेदन को बता दिया है।